नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, जतिन प्रसाद जो हैं वो बीजेपी में चले गए हैं, कांग्रेस को छोड़ दिया है उन्होंने, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात होने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और 2022 के शुरू में यूपी के असेंबली इंतखाबात होने हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश का एक ब्राह्मण चेहरा बीजेपी में शामिल हुआ है, तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं झटका तो है, इसका एतराफ़ करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहले ही से कांग्रेस कोई ऐसी यूपी में तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, कोई इतनी मजबूत तो है नहीं, अभी तो वो स्ट्रगल के दौर से गुज़र रही है। और इसमें जाहिर सी बात है कि वो नया कैडर खड़ा कर रही है, तो जतिन प्रसाद की कोई ऐसी बहुत बड़ी आप ये कह लें कि ताकत नहीं थी यूपी में कि जिसकी वजह से उनका वोट बैंक बहुत बढ़ रहा था। अगर ऐसा होता तो फिर यूपी में कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए था। अगर जतिन प्रसाद का वाकई इतना दबदबा था, इतना औरा था और इतनी बड़ी लीडरशिप थी, तो फिर कांग्रेस को असेंबली में 2017 में 60 सीटों पर नहीं सिमटना चाहिए था। और 2019 में महज जो है वो सोनिया गांधी की जीत नहीं होनी चाहिए थी, और भी सीटें आनी चाहिए थी। खुद जतिन प्रसाद जो है उनको कामयाब होना चाहिए था। तो इसलिए बहुत बड़ा चेहरा जतिन प्रसाद का नहीं है, कांग्रेस ने ही बड़ा चेहरा बनाया था। जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस ने उनको मरकज़ी वज़ीर बनाया, केंद्रीय मंत्री, और कई डिपार्टमेंट उनको दिए, कई वजारतें उनको दी, तो उसने ही बड़ा चेहरा बनाया था। और वो अब चले गए। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कम उम्र में उनको एमपी बनाया गया, हाँ, और उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। जब यूपीए सरकार थी तो उनको भी वज़ीर बनाया गया। और तो कहने का मतलब ये है कि ये दरअसल इब्नुल वक्ती है। और ये जैसा कि ख़ुद कांग्रेस ने कहा है कि दरअसल ये आईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई सब के डर की वजह से लोग चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये डर तभी होगा कि जब इन्होंने मंत्री रहते हुए खूब कमाया होगा। तो ये कांग्रेस में ये तो सच्चाई है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने, जो उनके लीडर हैं, जब यूपीए सरकार थी तो कांग्रेस तो बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकी, लेकिन उसके मंत्री और संतरी ये सब बहुत स्ट्रांग हुए, खूब पैसा कमाया, और सबके पास खूब पैसा है और सब दबाए बैठे हैं। कोई आज जब कांग्रेस को ज़रूरत है, कोई एक रुपया कांग्रेस पर खर्च करने वाला नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस जो है वो कैडर नहीं खड़ा कर पा रही, कोई पैसा ही नहीं खर्च कर रहा है। सब जो है वो इतना कमा लिया, अब सोच रहे हैं कि अगर खर्च कर देंगे तो हमारा क्या होगा, हाँ? और वो ये चाहते हैं कि उनकी कमाई जारी रहे। तो ये लालच भी है। कल कांग्रेस ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये सहूलत की सियासत है, कि जहां आपको सहूलत लगती है कि अब यहाँ ठीक नहीं तो यहाँ चलो, यहाँ ठीक नहीं तो यहाँ चलो, हाँ? ये कोई नज़रियाती सियासत नहीं है कि आप अपने उसूलों पर सियासत कर रहे हो, आप अपने एक नज़रिए पर सियासत कर रहे हो। आपका कोई एजेंडा, आपके सामने कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा क्या है कि कुर्सी आपको मिलती रहे, एजेंडा क्या है कि आप पैसा कमाते रहें, एजेंडा क्या है कि आप इक़्तिदार में बने रहें, हाँ? तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से ना तो कांग्रेस में कोई फ़ायदा था और अब न बीजेपी को कोई फ़ायदा होने वाला है ऐसे लोगों से। और बीजेपी भी ये समझती है, बीजेपी भी ये समझती है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए उसरा साहबा, कि अगर कोई शख्स अपने बाप को, अपने दादा को, अपने भाई को गाली दे करके वो दूसरों के साथ खड़ा हो जाए, तो आप क्या समझती हैं कि जिसके साथ वो खड़ा होगा वो उस पर एतमाद करेगा? वो उसके दिल में ये बात रहेगी ना कि जो अपने बाप का नहीं होगा, जो अपने भाई का नहीं होगा, वो मेरा क्या होगा? अभी ये वक्ती तौर पर आ गया है, उसको लग रहा है कि मेरा फ़ायदा है तो आ गया, कल जब उसका फ़ायदा निकल जाएगा ये फिर चला जाएगा या दूसरी जगह। और होता भी यही है, होता भी यही है।
तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जितिन प्रसाद कोई बड़ा मतलब फ़ायदा पहुंचाएंगे बीजेपी को। बड़ा क्या, मैं तो समझता हूं छोटा फ़ायदा भी नहीं पहुंचाएंगे। अभी ये खबर आ रही है कि साहब वो योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। हाँ, दरअसल बात ये है कि यूपी में एक बड़ी बीजेपी की दुर्गति, हिंदी लफ्ज़ है दुर्गति, ये है कि ब्राह्मण उसके साथ नहीं है। यानी राम मंदिर का जिक्र छेड़ने के बावजूद, काशी और मथुरा का जिक्र छोड़ने के बावजूद ब्राह्मण उसके साथ नहीं। उसकी वजह यह है कि योगी जी ने ब्राह्मणों की को साइड लाइन कर दिया है, उनको साइड लगा दिया, बर्फ में लगा दिया है बल्कि कहिए आप। हाँ, आप कह रहे हो योगी जी से मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि योगी और मोदी में ठनी हुई है। हाँ, योगी का हो सकता है पत्ता ही साफ हो जाए। हाँ, और अभी नहीं होगा तो आप याद रखिएगा कि इलेक्शन के बाद उनको हटा दिया जाएगा, वो अब रहने वाले नहीं हैं। तो अब वो एक माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस पे सारा मीडिया चढ़ बैठे और भूल जाए कि बीजेपी में क्या हो रहा है, बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, योगी और मोदी के दरमियान कैसे जंग छिड़ी हुई है, इस पर पर्दा पड़ जाए। तो ये पर्दा डालने के लिए जितिन प्रसाद को इस्तेमाल किया गया है। वरना आप बताइए, न तो अभी राज्यसभा का इलेक्शन है, न तो लोकसभा का इलेक्शन है। हाँ, ना तो ऐसी कौन सी ऐसी जल्दी थी कि आज जितिन प्रसाद को लिया गया। और जितिन प्रसाद तो 2 साल पहले से जाने के लिए तैयार थे। कई बार अमित शाह के दरवाजे से वापस लौटे, वो कई बार लौटे। अब जब सही वक्त था कि एक चलो ये शोषा छोड़ दो ताकि कांग्रेस की तरफ सारा मीडिया भाग जाए और जो योगी और मोदी के दरमियान जंग छिड़ी वो रुक जाए, तो ये सब पूरा माहौल बनाया गया मैं समझता हूँ। तो इसलिए कांग्रेस कोई बिल्कुल परेशान नहीं है। और पार्टी पार्टी होती है, पार्टी अपने एजेंडे के तहत चलती है, पार्टी अपने मंशूर के तहत चलती है, पार्टी अपने नज़रिए के तहत चलती है और पार्टी से कोई नहीं टकरा सकता, ये समझ लीजिए। जी मुमताज़ साहब, बीजेपी में क्या जितिन प्रसाद को कोई बड़ा ओहदा मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, बड़ा ओहदा अभी आप देख लीजिए, सिंधिया गए हैं, माधवराव से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ, उनको क्या ऐसी बड़ी चीज़ मिल गई, कौन सा तमगा मिल गया? राज्यसभा तो कांग्रेस में भी मिल जाती, हाँ, और कांग्रेस में तो जनरल सेक्रेटरी थे, वहाँ क्या है वो? हाँ, तो जब सिंधिया को कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो इनको क्या मिलेगा? जितिन प्रसाद को कहीं कुछ मिलने उलने वाला नहीं है और उनको ज़रूरत भी नहीं। जहाँ पे खुद अंदर घमासान मची हो, हाँ, जहाँ खुद घमासान मची हो, वहाँ इनको कौन पूछेगा? वहाँ वहाँ तो खुद ही अभी आपस में टकराव है कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, कि तू बड़ा कि मैं बड़ा। तो उसमें जितिन प्रसाद कहाँ लगेंगे? और कौन इनको पूछने वाला है? और फिर पूरी बीजेपी में अभी ब्राह्मणों को कौन पूछ रहा है? वो बात अलग है कि हो सकता है कि इलेक्शन के पेश नज़र, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, और जितिन प्रसाद जाके बर्फ़ में लग जाएंगे। जितिन प्रसाद कांग्रेस में जितने स्ट्रॉन्ग थे, जितनी उनकी इज्जत थी, चाहे वो सोनिया गांधी हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, इनके सबसे उनकी क़ुर्बत थी, उनकी बड़ी इज्जत थी। लेकिन अब जो है वो अगर हम ये जुमला इस्तेमाल करें कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही सूरत हाल जितिन प्रसाद की हो जाएगी। और आप देख लीजिएगा कि इनको कहीं कोई ओहदा नहीं मिलने वाला है। ये अगर यूपी में इलेक्शन में हो सकता है इनका इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए जाएंगे और इनकी सियासत का बैंड बज गया है, समझ लीजिए। मैं बिल्कुल साफ साफ बात कर रहा हूँ और इससे कांग्रेस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जी मुमताज़ साहब, जिस तरह यूपी में बीजेपी की हुकूमत है और जो हाल दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले इंतखाबात में बीजेपी क्या दोबारा आएगी? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। बीजेपी दोबारा आना उसके लिए बहुत आसान नहीं है और वो कोशिश में लगी हुई है, वो कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जो अंदर मुखालफत है, जो यूपी में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, मीडिया दिखा नहीं रहा है। और यूपी में नहीं, आप देख लीजिए कर्नाटक बीजेपी में हंगामा मचा हुआ है येदियुरप्पा हटाने के लिए। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए हंगामा मचा हुआ है। हाँ, यहाँ आप यूपी में देख ही रही कि कैसा हंगामा मचा हुआ है। इसी तरीके से आप बिहार में अगर देखेंगी तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो है हंगामा मचा हुआ है, हाहाकार मची हुई। और मगरबी बंगाल में भी बड़े पैमाने पर बीजेपी जो है लोग छोड़ करके ममता के साथ जाने, हाँ, लेकिन उस पर मीडिया खामोश है।
हाँ, तो यूपी बहुत आसान नहीं है योगी के लिए, बहुत आसान नहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि जितने लोग वहाँ पे मरे हैं कोरोना के दौर में और जिस तरीके से नाकामी साबित हुई। सवाल ये है कि डेवलपमेंट हुआ क्या 2017 से अगर आज तक देखें तो हुआ क्या? हाँ? क्या महज राम मंदिर की तामीर पर जो है वो इलेक्शन लड़ा जाएगा? मैं नहीं समझता कि आज के जदीद दौर में, और हो सकता है बुजुर्गों से और कुछ वैसे लोगों को अकीदत हो और उसमें दे दें, लेकिन यूथ जो है वो इस चीज़ को नहीं समझता है। यूथ को रोज़गार चाहिए, उसका मुस्तकबिल तारीख है, भविष्य जो है अंधेरे में अंधकार में है, वो उससे निकलना चाहता है और वही जो उसको रास्ता दिखाएगा उसी के साथ यूथ जाएगा। इसलिए बीजेपी के लिए मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छे संकेत इशारे आ रहे हैं। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।